बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। व्हाट इज कल्चर एंड एम्पेरियलिज्म? कल हमने काफ़ी डिटेल पढ़ा था और उसमें काफ़ी कुछ समझ भी आ गया था। अब ये जो है मैं मतलब क्योंकि कल आपको काफ़ी डिटेल बता दिया था, आज मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में पढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करवाना है आपको। आज मैंने इम्पेरियलिज्म, कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म एंड कर देना। व्हाट अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सैड इज कल्चर एंड व्हाट इम्पेरियलिज्म एंड हाउ डज ही रिलेट द टू? एडवर्ड सैड के मुताबिक कल्चर क्या होता है और इम्पेरियलिज्म क्या होती है, और वो किस तरह से इन दो को रिलेट करता है आपस में, कल्चर और इम्पेरियलिज्म को। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ फार has Edward Said succeeded in stripping the mask from the ugly face of imperialism? एडवर्ड सैड किस हद तक कामयाब हुआ कि वो जो उसने अगली फेस ऑफ इम्पेरियलिज्म का जो मास्क है वो किस तरह से स्ट्रिप ऑफ किया। ये जो इम्पेरियलिस्टिक नेशंस हैं जो ये कहती हैं कि जी हम दुनिया में पीस पैदा करने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं, जो इस क्लेम के साथ आती हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कि शायद आपका जो कल्चर है दैट इज बैकवर्ड एंड वी आर कमिंग हियर जस्ट टू सिविलाइज यू, जस्ट टू एजुकेट यू। तो उसने, एडवर्ड सैड ने उनकी इस इम्पेरियलिस्टिक एटीट्यूड का जो अगली फेस था उसका मास्क किस तरीके से स्ट्रिप ऑफ किया। और हम लोग आज तक अपने जो है दुनिया में जो हम लोग हैं, हम लोग इसको क्या समझ रहे थे। Elaborate with special reference to his introduction to culture and imperialism. कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म के दो ही क्वेश्चन आते हैं, 70% तो यही क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज कल्चर एंड व्हाट इज इम्पेरियलिज्म। ठीक है, और इसी बेस के ऊपर जो है ना आपने इसको एलाबोरेट करना होता है, यानी कि थोड़ा सा आगे पीछे करके थोड़ा सा वो घुमा के सवाल दे देंगे, लेकिन बेसिक उसकी यही होती है क्योंकि ऐसे ही एक है कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म। बेकन के देखें आपने कितने सारे एसेस पढ़े हैं, लेकिन ये वन ऐसे है, ठीक है, वन बुक है, वन ऐसे है, और उसके दो पार्ट्स हैं, एक तो कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म है, दूसरा जो है नॉवलिस्ट वाला है कि आपने जो उसने नॉवलिस्ट को रेफर किया अपने इस बुक के अंदर, आपने वो आंसर करना होता है। मोस्टली जो 80% है ना वो यही क्वेश्चन आ जाता है, और आपने इसको ऐसे का ऐसे ही नॉर्मली लिखना होता है, थोड़ा सा चेंजिंग करके, ज्यादा नहीं। जैसे लाइक बेकन में तो आपने बहुत ज्यादा चेंजिंग्स की ना, क्योंकि उसके एसेस बहुत ज्यादा थे, कई पर्सपेक्टिव से उसको देखा जा सकता था, लेकिन इसका तो पर्सपेक्टिव ही सिर्फ यही है कि कल्चर है और इम्पेरियलिज्म है, और आपने बताना है कि यूएस नेशंस का, जर्मन्स का, फ्रांस का क्या रोल रहा इन द प्रोग्रेशन ऑफ द होल, इन द डेवलपमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड और इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल वर्ल्ड। rather that was a development or that was a destruction, rather that was a civilization or that is the uncivilized way to कि वो ओवरकम कर गए इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को। और ओवरकम उन्होंने क्या किया? चीप लेबर, रॉ मटेरियल एंड चीप लैंड, ठीक है, इसी चीज के पीछे वो आए थे ना। तो क्या वो सिविलाइज्ड वे था आने का या अनसिविलाइज्ड वे था? क्या वो प्रोग्रेशन थी या डिस्ट्रक्शन थी? व्हाट वाज दैट? तो ये अगली फेज था जो कि स्ट्रिप ऑफ किया था एडवर्ड सैड ने। तो ये आप लोगों ने सब एलाबोरेट करना है, रादर दे कम हियर जस्ट फॉर डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट के लिए आए थे, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज के लिए आए थे, वो यहाँ के लोगों की शायद बिल्डिंग्स बनाने के लिए आए थे, उनको एजुकेट करने के लिए आए थे, या अपनी एजुकेशन भी उनकी कहीं लॉस्ट हो गई थी। ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि what these actually he has stripped that mask, stripped the ugly face mask from them of imperialism, कि उसने ये बताया कि भाई वो आए तो थे, लेकिन वो अनसिविलाइज्ड कंट्री में आके कहीं अनसिविलाइज्ड तो नहीं हो गया था। जो उनके हिसाब से ब्लैक्स थे कहीं उनमें रह के वो ब्लैक्स तो नहीं हो गए थे? या इतनी सारा जब उन्होंने लैंड देखा, लेबर देखी, और वो तो वो इतनी ग्रीड में आ गए, हालांकि वो खुद भी रिच कंट्रीज थे। तो पूरी दुनिया के अंदर इन रिच कंट्रीज ने, इन वेल डेवलप्ड कंट्रीज ने, और जिसको हम कहते हैं कि जी वो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और जिन जो हमारे ख्वाबों ख्यालों में शायद बहुत ही अच्छे कंट्रीज हैं और सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं,
उन लोगों ने हमारे मुल्कों के साथ, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ क्या किया. Edward Said latest book Culture and Imperialism announces a study of ways in which the culture of imperialism preceded and unguided the colonial enterprises of big European powers of yesteryear. ये अभी हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था, ये उसी का एक शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है. England and France, and in today's world, how the same process continues with the America playing the role of imperial giant. In many ways, the book is a continuation of the kind of worldly scholarly criticism Edward Said is at pains to present a wider, broader, and deeper concept of imperialism. He exposes the bitter truth about the true meaning of imperialism, which has clouded the world for centuries, and still its horrible shadows have engulfed many third world and backward countries in different forms. In the past, under the slogan of colonialism, many powerful English countries took a self-imposed liability to establish their own culture, eclipsing the other. So Edward Said has distinctively presented the black picture of cruelty and high-handedness through the misuses of power and authority. As George Orwell quotes, power corrupts a man and absolute power corrupts absolutely. Power जो है ना वो इंसान को Same is the case happens to the developed countries for the misusing power just to grind their own eggs. अब जब हम ये बात करते हैं ना power corrupts a man and absolute power corrupts absolutely, तो सेम ये वही पावर है जिसने एक्चुअली जो है इन डेवलप्ड कंट्रीज को के पास जब पावर आ गई, जब वो अमीर हो गए, जब उनके पास एक अथॉरिटी आ गई, तो उन्होंने इस पावर को मिसयूज किया जस्ट टू ग्रिंड देयर ओन एग्स, ताकि वो अपना मतलब निकाल सके. According to Said, imperialism means the practice, the theory, and the attitude of a dominating metropolitan center that rules a distant territory. इसको बेटा अंडरलाइन करें और इसको आप लोगों ने अच्छी तरह इस कोड को याद करना है. ये स्पेसिफिक डेफिनेशन है, एडवर्ड सैड की है, आप लोगों ने इसको ऐसे का ऐसे ही लिखना है, कुछ ऊपर नीचे नहीं करना. Whereas colonialism, which is almost always a consequence of imperialism, is the implanting of settlements on the distant territory. Michael Doyle remarks, imperialism is a relationship, formal or informal, in which one state controls the effective political sovereignty of another political sovereignty. माइकल डॉयल क्या कहता है, इम्पेरियलिज्म जो है वो एक रिलेशनशिप है, चाहे वो फॉर्मल हो, कागजी तौर पे आए, या इनफॉर्मल हो, जबरी तौर पे आए, इन विच वन स्टेट कंट्रोल, एक स्टेट कंट्रोल करती है द इफेक्टिव पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ऑफ अनदर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी. एक इफेक्टिव पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो है वो कंट्रोल करती है, वो काबिज हो जाती है एक और पॉलिटिकल सोसाइटी के ऊपर. इट कैन बी अचीव बाय फोर्स, political collaboration, and economics, social or cultural dependence. Imperialism is simply the process or policy of establishing or maintaining an empire. By introducing a new world order, USA too dreaming to become a sole leading superpower of the world, it took world responsibility to set the things right in other countries. Said refers Kerman, who says America loved to think whatever it wanted was just what the human race wanted. वो कहता है अमेरिका यही मतलब सोचना पसंद करता है कि जो वो चाहते हैं शायद वो पूरी ह्यूमन रेस वही चाहती है. Thus, America's sign of supremacy can be witnessed through its interventions in Philippines, Europe, Middle East, Vietnam, and Korea. Even in the latest time, we are the eyewitness of the horrible consequences of Afghan and Iraq under the guise of development in these countries. अब देखें, अमेरिका ने जैसे एक साइन ऑफ सुप्रीमेसी, अमेरिका साइन ऑफ सुप्रीमेसी जो है वो हम देख चुके हैं, जो उन्होंने इंटरवेंशन की फिलिपाइन में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, वियतनाम में, कोरिया में, और अब जो लेटेस्ट टाइम्स हैं, अब कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपनी इंटरवेंशन की है, अफगानिस्तान और इराक में, अंडर द गाइज ऑफ डेवलपमेंट इन दीज कंट्रीज. इस गाइज में कि जी हम इन कंट्रीज में डेवलपमेंट करेंगे. The same slogan was raised by the Western countries. यही same slogan था जो कि Western countries ने raise किया था when they intervened in the affair of the third world countries. जब उन्होंने intervene किया था affairs of the third world countries में
for upgrading and improving their living standards by making them free from tyranny of the unpopular local rulers and by improving their economy and social life. और फिर सेम यही चीज जो थी, सेम स्लोगन जो है, यही वेस्टर्न कंट्रीज ने रेस किया था, इस नारे के साथ वो आए थे जब उन्होंने इंटरवेन किया था इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मैंने आपको बताया था अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को कहते हैं फॉर अपग्रेडिंग एंड इम्प्रूविंग देयर लिविंग स्टैंडर्ड. किस स्लोगन के साथ आए थे कि जी हम आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करेंगे और इम्प्रूव करेंगे by making them free from the tyranny of unpopular local rulers. कि वो कहते थे कि हम आपको ये जो टायरेनी है, ये जो जुल्म है, जो आपके अनपॉपुलर लोकल रूलर्स हैं ना, जो आपके बादशाह हैं, हम इनसे आपको आज़ाद करवाएंगे क्योंकि ये शायद कोई बहुत जालिम लोग हैं और हम आपको इनसे आज़ाद करें. देखिए जैसे हर कबीले का एक अलग सरदार होता है ना, और नॉर्मली आम तौर पे लोग बगावत पे उतर आते हैं. आपस की खाना जंगी की वजह से एक थर्ड कंट्री जो है, मतलब एक थर्ड पार होती है, जो कि जब देखिए इराक के अंदर जो वॉर हुई थी, पहले तो अंदरूनी खाना जंगी स्टार्ट होती है ना, जो कि रूलर और आम आवाम के दरमियान शुरू हो जाती है. कुछ लोग होते हैं वो उस रूलर को पसंद नहीं करते, ठीक है, एंड फाइनली क्या होता है कि ये अमेरिका टाइप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पहले तो इंटरवेंशन यही करवाते हैं, ठीक है, आपस की खाना जंगी यही लोग करवाते हैं, एंड फाइनली फिर क्या होता है कि फिर ये इंटरवेन करते हैं एंड देन दे कम और ये कहते हैं जी हम आए हैं आपको इन जालिम बादशाहों से आज़ाद करवाने एंड बाय इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ. और वो उनको ये क्लेम करते हैं भाई हम आपकी इकोनॉमी और सोशल लाइफ को इम्प्रूव करेंगे. सैड कंडेम सच सॉर्ट ऑफ चैरिटी ऑन द नेम ऑफ रिफॉर्मेशन. सैड जो है इस तरह की जो चैरिटी है, वो जो रिफॉर्मेशन के नाम पे वो करते हैं, वो उसको कंडेम करता है, उसको जो है रिब्यूक करता है. बट व्हेन द इविल इंटेंशन ऑफ एस्टैब्लिशिंग देयर इंपीरियलिज्म बाय इंग्लिशमैन, बट विद द रिफॉर्मेशन, वो चैरिटी तो करते हैं ऑन द नेम ऑफ रिफॉर्मेशन, लेकिन विद द इविल इंटेंशन, लेकिन उनकी इंटेंशन बड़ी इविल होती है. क्यों? क्योंकि वो अपनी इंपीरियलिज्म बाय इंग्लिशमैन वहां पे कायम करना चाह रहे होते हैं, अंडरहैंड उनका ये एम होता है. Said rightly refers Franz Fanon, who says colonialism and imperialism did not pay their dues when they withdrew their flags and police force from our territory. फ्रांस फैनन ने कहा था, एडवर्ड सैड ने रेफर किया था फ्रांस फैनन को. देखिए इसको, ये जितने भी नॉवेलिस्ट हैं ना जो उसने रेफर किए हैं, इनको आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में ये काम आएंगी सारी कोट्स. तो उसने कहा था ये जो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म ने जो हमारे मुल्कों में जो नुकसान किया ना, ये यहाँ से चले भी गए हैं लेकिन वो नुकसान हमारा कभी पूरा नहीं हो सकता. इन द 19th and 20th सेंचुरी, देखें बेटा, जो लोग गुलाम कौमें होती हैं ना, वो सारी उम्र वहां से ये लोग चले भी गए हैं. आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं कि नहीं है, वो लोग यहाँ से चले गए हैं, बट स्टिल हम उनके गुलाम हैं. चाहे वो हम अपने कल्चर के तौर पे देख लें, चाहे हम अपने ड्रेसअप के तौर पे देख लें, चाहे इवन हमारा जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो भी शायद अंग्रेजों की तरह होगा, तो हम ये समझते हैं कि हमें ऑफिस में नौकरी मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक है ना. तो बेसिकली वो एक दफा अगर कोई कौम गुलाम होती है ना, तो वो सारी उम्र के लिए गुलाम ही रह जाती है. तो ये सारी चीजें. इन द 19th and 20th centuries, the uncontrollable race of Western imperialism seems to be the most astonishing fact in geographical history of the world. The imperial scope of France and United States, and particularly Great Britain, left no stone unturned to expand their dominion and madly run over the Asian and African countries, which were rich in natural resources, but they were lacking in the latest technologies to utilize these sources for their own improvement and development. अब देखें, यहाँ पे वो कहता है ये जो imperial scope था, जो फ्रांस से स्टार्ट हुआ था, फ्रांस फिर यूनाइटेड स्टेट और पर्टिकुलरली ग्रेट ब्रिटेन, उन्होंने कोई स्टोन, दे हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, कि उन्होंने अपनी डोमिनियन यानी कि अपनी वो जो टेरिटरी है उसको एक्सपेंड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, एंड मैडली रेन ओवर एशिया. और फाइनली वो मैडली, मतलब इस हद तक उनकी लस्ट ज्यादा हो गई कि वो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ गए.
क्यों गए? जो कि रिच थे अपने नेचुरल रिसोर्सेज में, लेकिन वो किस चीज में लैक करते थे? लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज फॉर देयर ओन इम्प्रूवमेंट। आज पाकिस्तान के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज नहीं है, हालांकि वी आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। ये लोग क्यों आते हैं यहाँ पे? इनको पाकिस्तान में क्या नजर आता है? अफगानिस्तान में क्या नजर आता है? एशियन कंट्रीज में क्या ऐसी चीज है? नेचुरल रिसोर्सेज, सारी चीजें तो इधर है। ठीक है, तो ये क्योंकि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में लैक करते हैं कि हम इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है फिर उनकी, क्योंकि उनके पास मशीन्स हैं, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ एक और काम ये क्या करते हैं कि हमारी सोचों पे हावी हो जाते हैं, ताकि इनका मुनाफा ज्यादा हो जाए और हम बेचारे ये कहें कि अच्छा जी हमारे पास तो कुछ नहीं, अच्छा आप हमारी बहबूद के लिए आ रहे हैं, ठीक है आ जाए, ठीक है। और फिर हम उनको बड़े आराम से वेलकम करते हैं, आ जाए जी, आधे 70% 80% रिसोर्सेज भी आप ले जाए हमारे, और सिर्फ उसमें से 10% हमें दे दीजिएगा या 5% हमें दे। आपको पता है ये पाकिस्तान में जितने भी यहाँ पे इवन गोल्ड की कानें हैं, यहाँ पे ये सिंध के पास एक इलाका है, ये अगर आप दादू वाली साइड पे जाए, सिब्बी दादू और ये सिंध में, आप यकीन करें इन्होंने हुकूमतों के साथ जो है ना अपनी कम्युनिकेशन, हम कहते हैं ना हमें हमारी पाकिस्तान का हुक्मरान खा गए, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक्चुअली डायरेक्ट उनके साथ वो करते हैं डील कि जी 5% पाकिस्तान का होगा और बाकी 95% हमारा होगा। अब क्या होता है, हुक्मरान अपने वो भरने में, अपनी जेबें भरने में लग जाते हैं, वो पाकिस्तान को नहीं देते। तो वो कहते हैं बजाय इसके कि हम पाकिस्तान को 70% दें, ठीक है, और बीच में हमें फिर भी कुछ ना मिले, इससे बेहतर है कि हम इनसे 10% ले लें और बाकी सारा इनको दे दें। एटलीस्ट हमारे बाहर के मुल्कों में इतने महल बन जाएंगे, हमारे बच्चे तर जाएंगे, हमारी नस्लें जो हैं वो तर जाएंगी। तो बेटा ये सारी चीजें होती हैं, जो ऊपर की कहानी है वो ये है, या अंदर की कहानी है ना वो ये है कि उनको पैसे दिए जाते हैं हुक्मरानों के लिए, ये रखें आप अपना कमीशन, इतना % पाकिस्तान को जाएगा, इतना % आपको चला जाएगा, बाकी सारा हमारा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, वो है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। ठीक है, वो तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। कि ये एक शेर है ना बड़ा मशहूर, मेरे ख्याल अल्लामा इकबाल का, ये पता नहीं किसने लिखा था, कि तकदीर के काजी ने हमेशा एक ही बात किया, एक ही फतवा दिया है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। जब आप अपने आप को किसी के सामने कमजोर दिखा देंगे ना, तो वो आपके मफाजात पे हावी हो जाएगा, वो आपके रिसोर्सेज के ऊपर हावी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा अपने पैरों पे चलें, अपने पैरों पे खुद खड़े हो, बेशक स्लो एंड स्टेडी खड़े हो, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा बेटा, शॉर्टकट से मे बी आपको चंद एक दिनों की सक्सेस मिलेगी, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। वो जो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस होता है ना, वो जो सक्सेस आपको मिलती है वो हमेशा के लिए होती है। ठीक है, तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जितनी भी क्रीम इकट्ठी होती है ना, जो ये टेक्नोलॉजी सीख जाती है, उनको ये लोग स्कॉलरशिप पे बाहर बुला लेते हैं, आ जाए जी। अब वही पाकिस्तानी उन्हीं के थ्रू, जर्मन कंपनीज फ्रांस के थ्रू या इनके थ्रू आते हैं हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तानी ही आते हैं इन्हीं कंपनीज के, सारा पैसा भी इन कंपनीज को देते हैं, सारा कुछ भी इनको देते हैं, और उनके यहाँ लेबर करें। ठीक है, और यहाँ पाकिस्तान में क्योंकि हमें ये लगता है कि काम है, तो वाई नॉट कि हम पाकिस्तानी या हम अपने बच्चों के अंदर ये चीज प्रमोट करें कि बेटा है तो अपना ही मुल्क ना, फिर भी आजादी से तो जी रहे हैं। तो in the dazzling work of historical inquiry set offers a powerful investigation of relationship between culture and imperialism of the West. The Western countries took full advantage of the insufficiency of the underdeveloped countries in the modern technology and grabbed every gadget and could facilitate their prosperity in industrialization. वेस्ट कंट्रीज जो हैं वो फुल एडवांस लेते हैं इस इनसफिशिएंसी का, इस कमजोरी का ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। वो फुली उन्होंने एडवांटेज लिया है इस कमजोरी का, ये कि हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, और वो
दे ग्रैब एवरी गैजेट, और हर वो गैजेट जो कि उनको उनकी इस प्रोस्पेरिटी को फैसिलिटेट करता है इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो उस गैजेट को उनसे छीन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, मैं आपको एक इंसान की फितरत बताने लगी हूँ जो आपके और मेरे अंदर। हमारे घर मेड्स काम करती हैं, कभी हमने उनके बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया? या हमने उस मेड जो हमारे घर आती है, हम उसको हाथ में हुनर देते हैं या उसको कहते हैं चलो यार तुम्हें मैं पढ़ाती हूँ लिखाती हूँ? क्यों? क्योंकि अगर तो वो पढ़ लिख गई फिर तो वो मेरे बराबर आ जाएगी, फिर तो ये मेरा काम ही नहीं करेगी, है कि नहीं है? फिर तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा अगर मैं इसको ज्यादा पैसे दे दूंगी। यही सोच मगरिबी ममालिक की हमारे बारे में, कि कहीं ये पढ़ लिख ना जाए, कहीं इनके पास टेक्नोलॉजी ना आ जाए। ये मैं आपको बहुत एक बेस रूट बता रही हूँ, ये हमारी नेचर है कि कहीं मेरे घर में जो मेड काम कर रही है वो कहीं अपने पैरों पे ना खड़ी हो जाए। अगर पैरों पे खड़ी होगी तो फिर यही बात वंडेरे करते हैं, यही बात जमींदार करते हैं। आप जमींदार वाले वो वहां पे देखे ना, वो मारवी ड्रामा देखा किसी ने? कभी किसी ने मारवी ड्रामा देखा है? वो बहुत पहले लगा था मारवी ड्रामा, उसमें एक मारवी लड़की होती है, सिंध की होती है, और वहां के वंडेरे को जब ये पता चलता है कि मारवी पढ़ लिख गई है तो वो मारवी को किल कर देता है, उसको कारी करके मार देते हैं। और उसका जो बाप होता है वो स्कूल मास्टर होता है। और आप कभी देखिएगा वो मारवी ड्रामा देखिए, मैंने बहुत छोटी सी थी मैंने जब वो ड्रामा देखा था, और वो मेरे जहन पे एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन छोड़ गया। बहुत पुराना ड्रामा था, आई थिंक आई वाज एट दैट टाइम इन 2 और 3 क्लास। और कभी वो ड्रामा देखिएगा आपको फिर पता चलेगा कि व्हाट इज फ्यूडलिज्म। और ये फ्यूडलिज्म देन इम्पीरियलिज्म तो फिर हाई स्टेट्स लेवल पे हो जाती है ना, फिर वो मुल्कों के दरमियान होती है, फिर वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के दरमियान शुरू होती है। सैड alludes Austin's Mansfield Park, Conrad's Heart of Darkness, Camus the Stranger to justify his viewpoint. These writers also made an effort to highlight the inescapable cultural imagination of the West. The writers of these novels manifest a way of thinking of the West that affirmed not only the Europeans' right, but also their obligation to rule in all the rest of the world. Sad quotes Noam Chomsky, who aptly exposes the lame Western claims of civilizing ignorant people of Asia and Africa. Apparently, Western ideology seems to ensure human dignity, liberty, and basic rights on equal ground, but particularly these ideologies best serve only for the Western people. अब देखें वो आइडियोलॉजी क्या यूज करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम तो लिबर्टी और बेसिक राइट्स के ऑन इक्वल ग्राउंड से बात करेंगे। वो इंश्योर करते हैं ह्यूमन डिग्निटी को, लिबर्टी को, बेसिक राइट्स को ऑन इक्वल ग्राउंड पे, लेकिन पर्टिकुलरली उनकी ये जो आइडियोलॉजी होती है वो सिर्फ उनके अपने वेस्टर्न पीपल के लिए, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए नहीं है। दे वांट टू कीप द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पुअर, ignorant and incapable of using modern technology. वो चाहते ही नहीं है भाई ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये कहीं ये इसी तरह के रहे, ये पुअर ही रहे, ये इग्नोरेंट रहे, ये इनकेपेबल रहे ऑफ यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सो दैट दे मे रूल ओवर देम फॉर एजेस टू कम, ताकि वो सारी उम्र इनके ऊपर जो है वो रूल कर सके। Chomsky rightly pinpoints that in the present age, the Western imperialists are holding the economies of third world countries. तो वो दे वांट टू कीप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, वो उनको चाहते ही नहीं है कि भाई ये घुटबत से निकलना है। Chomsky rightly pinpoint that in present age the Western imperialists are holding the economies of third world countries by lending them loans through IMF. Chomsky ने rightly pinpoint किया है कि भाई ये प्रेजेंट एज के अंदर ये जो वेस्टर्न इम्पीरियलिस्ट हैं ये किस तरह से होल्ड करते हैं इकोनॉमीज ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्री को by lending them loans from IMF, कि ये loans लें IMF से एंड द वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक से ऑन सर्टेन टाइट कंडीशंस। इतनी टाइट कंडीशंस पे हमें लॉन्स दिए जाते हैं। इट कुड बी टाइमली हेल्प टू रिड्यूस, टाइमली तो वो उनकी मतलब टाइमली जो भी हुकूमत आती है वो बड़े मजे से लोन भी ले लेती है, सारा कुछ हो जाती है, और उनकी
उनकी टाइट कंडीशंस के ऊपर हम लोग लॉन्स लेते हैं. Up to some extent, poverty, lackage of technology, and feeble economy. But on the other side, the imperialist countries, by helping the poor, have a deep influence over the internal affairs of these poor nations, ordering them to shape up their policies according to the deep interest of Western countries and against the. अच्छा जी, फिर यहाँ पे वो कहता है कि on the other side, the imperialist countries, by helping the poor, have a deep influence over internal affairs. अब इन poor nations के सिर्फ ये कर्जा दे के और इस poverty, lackage of technology और ये जो feeble economy है, टाइमली तो उसको वो रिड्यूस कर देता है वो लोन, लेकिन उस लोन के अंदर वो क्या करते हैं, ऑन द अदर साइड यही imperialist countries जो हैं, by helping the poor, ये डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं ओवर इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पुअर नेशन. इन पुअर नेशंस के इंटरनल अफेयर्स में ये इन्फ्लुएंस करते हैं और उनको ऑर्डर करते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू डीप इंटरेस्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज के मुताबिक बनाएं. यानी कि चलाना पाकिस्तान है और जो इनकी पॉलिसीज होनी चाहिए वो वेस्टर्न कंट्रीज के मुताबिक होनी चाहिए और उनको खुश करने के लिए होनी चाहिए. एंड अगेंस्ट द विश ऑफ देयर ओन पीपल, और अगेंस्ट उनकी अपने ही पीपल के विश के अगेंस्ट होनी चाहिए. We can rightly conclude that SAD has very realistically exposed the inner cruel nature of imperialistic society of Europe. अब हम rightly conclude भी कर सकते हैं कि SAD ने एक बहुत realistically expose किया inner cruel nature in imperialistic society of Europe को. He also condemns the self-certified supreme authority of United Nations. His book presents one of the strongest criticism to demonstrate the dire consequences of what happened in the history and still is happening by Western countries and America under the mysterious role of civilizing the uncivilized nations of the third world countries. Under इसी mysterious role जो कि civilizing countries का है, the uncivilized nation of the third countries का. आगे बेटा points to remember है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं.